राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपका क्रांति बैच का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जो कि है हमारा हिस्ट्री का। और ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये राष्ट्रवाद होता क्या है, या ये नेशनलिज्म। इसको एक बार हम देख लेते हैं कि जो आपका राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि नेशनलिज्म जो है वो फीलिंग या वो भावना आती क्यों है, या राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आती क्यों है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का कहने का मतलब ये है, ऐसी फीलिंग जब आपको अपने देश से प्यार होता है, या आप अपने देश के लिए या उसकी भलाई के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हो। ठीक है ना, या उसके जो नेशनल एंथम है या नेशनल फ्लैग है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान है, उसके प्रति आपका जब प्रेम बढ़ता है या प्यार बढ़ता है, उसी को ही एक तरीके से राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर है? तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये नोट्स हैं, तो नोट्स में देखो क्या बताया गया है कि राष्ट्रवाद बताया गया आपको। जस्ट होल्ड ऑन, ये जो है राष्ट्रवाद की डेफिनेशन दे रखी है। तो राष्ट्रवाद एक्चुअल में है क्या, देखिए। राष्ट्रवाद क्या दे रखा है, वह विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का यहाँ जो मतलब दे रखा है कि भाई ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्र का मतलब होता है देश, तो क्या कह रहा है कि वह विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि जब आपकी दिल में या आपके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि भाई आप सारे एक ही हैं और एक ही कंट्री में रहते हैं, फिर चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि भाई आप एक समूह और आप एक कैटेगरी में ही रह सकते हो और आप सारे एक साथ रह सकते हो, उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आदि। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि आपका नेशनल फ्लैग, ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत जो अभी आपका नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम। तो जब लोगों को जाति धर्म ये सब ना देखते हुए सिर्फ अपना देश दिखता है पहले, तो उसी को ही बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना, या कह लो कि नेशनलिज्म की फीलिंग। ठीक है, सो ये आती कैसे है या आती क्यों है। देखो, जब इंसान जो है या नागरिक जो है अपने धर्म से या जाति से पहले अपने देश को रखते हैं ना आगे, तब ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। तो ऐसा ही हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में आया क्यों, या राष्ट्रवाद यूरोप में आया किस लिए या कैसे आया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने राष्ट्रवाद की डेफिनेशन पढ़ ली कि एक विचारधारा है, एक थिंकिंग है, जिसमें क्या करते हो आप सभी लोगों को ना एक मान के चलते हो, या एक ही कम्युनिटी का मान के चलते हो कि भाई हम सारे जो है वो एक ही देश के सदस्य हैं, फिर चाहे आप अलग धर्म अलग जाति के ही क्यों ना हो। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है हम एक ही कैटेगरी है, एक ही समूह है, उसी के अंदर हम उसी चीज को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं, या फिर कह लो नेशनलिज्म कह सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा, यूरोप में, यहाँ देखो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास की, यानी कि देखो इस चैप्टर में हमें बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका रशियन से अटैच होती है जितनी कंट्रीज पढ़ती है, सब आपका यूरोपियन कंट्रीज, जो उसके लोअर पार्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज में आता है आपका। ठीक है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास की, यूरोप में राष्ट्रवाद आया क्यों या किस तरीके से आया, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देश वैसे नहीं थे जैसे कि आज है। विभिन्न क्षेत्रों पर शासन अलग अलग वंश के लोगों का लोग राज करते थे। इन क्षेत्रों पर राजवंश का शासन हुआ करता था और कई ऐसे तकनीक बदलाव हुए जिनके कारण समाज में परिवर्तन आए। इन्हीं परिवर्तनों के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय। अब देखो क्या है, मैं इसी लाइन को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी है वो होती क्या है। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है कि भाई 1801 से लेकर 1919 तक का टाइम, इसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी, या इसको कह सकते हो आप 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या डेवलपमेंट आए या क्या ऐसे चेंजेस आए जिनकी वजह से ना यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ा, या यूरोप में जो यहाँ यूरोप के लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, एक सेकेंड जरा मैं ओके। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी टैगलाइन है वो ये क्या कहना चाहती है। ओके, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो अलग अलग परिवर्तन 19वीं सदी के मध्य तक कह रहा है कि यूरोप के देश वैसे नहीं थे जैसा कि आज हम देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों पर शासन अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। अब देखो जैसे कि भारत है,
आपको पता है कि भारत आज से पहले जो भारत था, यानी कि जब हम गुलाम थे, तब ये एक स्वतंत्र भारत तो था नहीं। ये बेसिकली इन पे कब्जा कर रखा था जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। अब क्या था कि भाई जो हमारे अलग-अलग राज्य बने हुए हैं आजकल के टाइम में, पहले वो रजवाड़े थे, यानी कि वहाँ पे राजा रूल करते थे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यूरोप में था। जैसे हम आज यूरोपियन कंट्रीज को काउंट करते हैं ना कि यूरोपीय देश हैं, पहले वे देश नहीं थे, पहले वो एक ऐसे वंश थे, ऐसे एरिया से जहाँ पे एक राजा रूल करता था अकेला, ठीक है ना? और इन क्षेत्रों पर राजवंश का शासन हुआ करता था और ये वो एरियाज थे जहां पर ना राजा जो है वो राज करता था। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई शासन नहीं था, सॉरी कोई गवर्नमेंट नहीं थी और कोई लोगों को अधिकार नहीं दिए गए थे। तो सिंपल सी बात है कि लोगों के पास ना कोई अधिकार नहीं थे इस टाइम पे। तो ये ऐसे नेशनलिज्म को बढ़ावा कैसे मिला वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप प्रेजेंट टाइम पे आप 19th सेंचुरी में देख रहे हो कि भाई यूरोपियन कंट्रीज में गवर्नमेंट बनी हुई है, सरकार है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, वहां पे अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग राजा रूल करते थे, ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है कि इन क्षेत्रों पर राजवंश का शासन हुआ करता था। कई ऐसे तकनीक बदलाव हुए जिनके कारण समाज में परिवर्तन आए। फिर कह रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लोगों में क्या कहते हैं समझदारी आई या लोग जब थोड़े पढ़े लिखे लोग सामने आए, या जिनको आप वो बोलते हो दार्शनिक बोलते हो, जो विद्वान लोग सामने आए, इन सब ने लोगों के माइंड में कुछ चीजें डाली होंगी कि हाँ भाई आपके पास भी अधिकार होना चाहिए, या सिर्फ राजा ही रूल नहीं कर सकता, आपके पास एक अधिकार होना चाहिए कि आप सरकार चुन सको। तो कुछ बाद में ऐसे परिवर्तन आए जिनसे क्या हुआ, इन्हीं परिवर्तनों के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया आपको कि भाई यूरोप अभी के टाइम पे हम जैसा देख रहे हैं पहले वैसा नहीं था, ठीक है? वहां के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी क्रांतियां हुई या कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, ठीक है? तो ये कुछ डेट्स है इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो डेट्स क्या हैं। एक सेकंड, हाँ ये डेट आपको दिख रही होंगी, ये जो डेट्स हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी डेट्स आपको दिख रही हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो डेट्स आपको दिख रही है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली डेट है आपकी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, यानी कि आप 18वीं शताब्दी में इसको लिख सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल डेट जो है वो फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 में हुई। फिर उसके बाद नागरिक संहिता, एक प्रकार नागरिक संहिता का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। नागरिक संहिता मतलब होता है कि एक तरीके से आचार संहिता। आचार संहिता एक लिस्ट जिसमें लोगों के राइट्स लिखे गए हैं या उनके अधिकार लिखे जाते हैं, ठीक है ना? और बात फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804 हो गया, विनया संधि जो है आपकी 1815, उदारवादियों की क्रांति जो है वो 1848। फिर उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 तक, और इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871। ये जो कुछ डेट्स हैं ये आपकी मैंडेटरी हैं, याद रखनी पड़ेंगी आपको। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं इनको, डेट ये मैंडेटरी है आपके लिए। तो अब हमें यही पढ़ना है कि यूरोप में इन डेट्स में क्या क्या चीजें हुई थी। तो हम अब जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने, तो पहले बात करते हैं सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से लोकतांत्रिक संस्था को हुआ था। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ना फ्रांसीसी क्रांति जब शुरुआत हुई तो इसकी हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी, ठीक है? तो 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही लगा लो, यानी कि 1701 से लगा लो ना, कि फ्रांसीसी लोगों ने, लोगों के मन में ना, वहां के जो लोग थे फ्रांसीसी लोग, उन लोगों के मन में कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना पैदा करना शुरू कर दिया था जिससे कि लोग जो है वो अपने राष्ट्र के प्रति जाग सके, सजग रह सके, उठ सके कि भाई आपको अपने देश के लिए लड़ना है तो ही जो है आपको अधिकार मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे में था, हमारे में भी जो लोगों के अंदर फीलिंग आई, राष्ट्रवाद की भावना आई। तो आपने, अगर आपको डेट याद होगी, एक डेट है बहुत फेमस डेट है 1857। ये डेट अगर आपको पता है, ये वो डेट है जब भारत ने ये सीखा कि हाँ राष्ट्रवाद अगर एक हो, अगर राष्ट्रवाद की भावना सभी के अंदर बराबर हो तो किस तरीके से हम आजाद हो सकते हैं। तो ये डेट आपको याद होगी, ये वो डेट है जब रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये सब जो लोग थे, ठीक है, इन सब ने बिहार से, ठीक है ना, और मेरठ से, ये सब लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने इस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। लेकिन फिर वही कि हमारे अंदर यूनिटी की कमी थी, यानी कि एकता की कमी थी, जिसकी वजह से हम दोबारा से गुलाम बन गए।
वरना हम कब के 1857 में ही जो है वो फ्री हो जाते। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ ना बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, इन्होंने ना लोगों के मन में कुछ ना कुछ भावनाएं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स पैदा करी। इससे क्या हुआ कि लोगों को धीरे धीरे एहसास हो सके या राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आ सके। तो 1789 में क्या हुआ, सत्ता का स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया। तो 1789 एक ऐसी डेट है जब ये डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ठीक है, अब लोकतंत्र को लेके आया जाएगा राजतंत्र को रिप्लेस करके। राजतंत्र मतलब जब राजा का राज होता है और जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते, जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है या शक्ति होती है वो सिर्फ राजा के पास होती है, दैट इज कॉल्ड राजतंत्र। लेकिन लोकतंत्र यानी कि जहाँ पे लोगों के पास राइट्स होते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन सा राजा चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। ये कब हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 में हुई थी, ये ध्यान रखना। और इसी 1789 में ही राजतंत्र को कन्वर्ट कर दिया गया था लोकतंत्र में, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस नई संस्था का निर्माण नागरिकों के द्वारा हुआ था। इस नई शुरुआत से ऐसा मानने लगा कि फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य खुद तय करेंगे। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता यानी या फिर इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि भाई जब 1789 में जब ये घटना हुई कि भाई लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम जो है वो सिर्फ लोकतंत्र को फॉलो करेंगे, राजतंत्र को फॉलो नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई अब ना हमारे देश का या ये जो फ्रांस का जो भविष्य है वो उसके नागरिक ही तय करेंगे। और इस नई शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य खुद तय करेंगे, यानी कि हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं आगे, क्या गवर्नमेंट कैसी हो। बाद में जब नेपोलियन यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारियों को और बढ़ावा दिया, सुधार किए और एक आचार संहिता यानी कि नागरिक संहिता जो है वो लागू करी, जिसको आप नेपोलियन की संहिता भी कहते हो। बुक में भी आपका नेपोलियन संहिता भी दे रखा है और इसको नागरिक संहिता भी कहते हैं, ठीक है ना, सिविल कोड जिसको बोलते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़ रहे थे। आप कह रहे हैं ना, और 19वीं सेंचुरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19वीं सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1899 तक, 1899 तक, ये वो टाइम था जब लोगों ने ना उदारवाद को भी सीखा। उदारवाद का मतलब होता है, एक तरीके से होता है कि भाई कैसे आप समाज के लिए ज्यादा काम करते हो, अपने लिए ना करके समाज के लिए ज्यादा काम करते हो। सरकार का फोकस जो है जनता की तरफ ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड उदारवाद, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये स्क्रीन पे नोट्स आप चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे टॉपिक है हमारा सत्ता राजतंत्र से लोकतंत्र के हाथों में आने से राष्ट्रवाद की भावना का लोगों में विकास हुआ। देखो क्या है, जैसे ही राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गई चीजें, तो भाई जाहिर सी बात है लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के पास राइट्स होते हैं, लोगों के पास इतनी पावर होती है कि किसी सरकार को गिरा सकती है और किसी सरकार को खड़ा कर सकती है। तो यहाँ बात आती है कि भाई जब राजतंत्र से लोकतंत्र के हाथ में आने के बाद, जब राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ, तो राष्ट्रवाद की भावना का लोगों में विकास कैसे हुआ वो पढ़ लेते हैं। तो पहला है संविधान आधारित शासन। तो भाई साइड से बात है, आपको पता है कि जब लोकतंत्र होता है संविधान तो होता ही है। जैसे कि आपका संविधान मिला हुआ है, आपको तो आपके राइट्स मिले हुए हैं, आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आपके, वैसे ही कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र से राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ तो संविधान आधारित शासन, ऐसा शासन बना जहां पे संविधान बनाया गया और लोगों के पास उनके राइट्स थे। तो इससे क्या फायदा हो गया कि भाई लोग अपनी मर्जी से जो चीज गलत है उसके खिलाफ जा सकते हैं और जो चीज सही है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार, ये ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखा होगा कि समानता यानी कि इक्वालिटी, ठीक है, स्वतंत्रता फिर आपको वही फ्रीडम मिल चुकी है, बंधुत्व यानी कि ब्रदरहुड मिल चुका है आपको, भाईचारा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब लोकतंत्र आया तो लोगों को ना समानता, इक्वालिटी मिली कि लोग अगर ये एक चीज अगर आपको ए कैटेगरी को मिल रही है तो वही चीज बी कैटेगरी को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, यानी कि शिक्षा, जैसे कि मान लिया शिक्षा सपोज दैट से व्हाइट लोगों के लिए थी, ब्लैक लोगों के लिए नहीं थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब जब समानता आई तो शिक्षा जो है सभी के लिए हो गई। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना सभी के अंदर आ चुकी थी इस टाइम तक। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया था। जब ये फ्रांस में क्रांति हुई, क्रांति की वजह से संविधान लागू किया गया, तो एक
यूनिक झंडा बनाया गया था, फ्रांसीसी झंडा, जिसको फ्रांसीसी तिरंगा कहा गया, जो कि 3 रंग का था आपका, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी पिक्चर दे रखी है। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ये ऐसी असेंबली थी जो कि संविधान से रिलेटेड चीजें बनाती थी, जैसे कि लोगों के लिए क्या काम करना है, ठीक है ना, और किस तरीके डेवलपमेंट के तरीके बनाने हैं, या डेवलपमेंट किस तरीके से करना, विकास किस तरीके से करना, ये नेशनल असेंबली का काम था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त व माप तोल की एक समान व्यवस्था, यानी कि क्या है कि जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर देगा। आंतरिक मतलब होता है इंटरनल, मान लिया एक ही राज्य के अंदर व्यापार चल रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीजों पे क्या हुआ कि पहले टैक्स लगता था। टैक्स लगने से क्या होता था कि भाई ठीक है, जिन लोगों को जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता था। अब क्या हुआ कि आंतरिक जो आयात निर्यात है, यानी कि लेन देन है, उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया और माप तोल की एक समान व्यवस्था बना दी गई। जैसे कि हमारे में क्या है, हमारे में भाई ठीक है 5 किलो का, बट यहाँ पर अगर 5 किलो का जो है नापने वाला जो बट्टा होता है, वो यहाँ पर दिल्ली में सेम है तो वो यूपी में भी सेम ही होगा। तो यानी कि जो वो है हमारे गैजेट्स है नापने के लिए, वो इक्वली रहते हैं ना, उनका जो नंबर्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि ना भाई माप तोल की एक समान व्यवस्था कर दी गई कि भाई इस तरीके से नापा जाएगा, और जो वैल्यू दूसरी राज्यों में है वही वैल्यू यहाँ पर भी। जैसे कि क्या है, अब भाई सबको पता है कि भाई 100 रुपीज जो है वो हमारे 100 रुपीज है। ऐसा तो है नहीं कि यूपी में 100 रुपीज के जो वैल्यू है वो कुछ और है, या ज्यादा है कम है, नहीं है ना। 100 रुपए की वैल्यू जो दिल्ली में है वही यूपी में भी है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पे कर दिया गया कि भाई माप तोल की एक समान व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। तो आप देखो क्या है, फ्रांसीसी क्रांति है जो अब वहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। ये कहा गया कि फ्रेंच को यहाँ की नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, जिससे क्या हो कि फिर सभी लोग जो है इसी लैंग्वेज को सीखें। जैसे कि आपको पता है कि जो वो है हिंदी। अब हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आप सभी को कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारी राजभाषा है, ठीक है। राजभाषा का मतलब समझ लो, एक होता है राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राजभाषा। तो राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज, जो सभी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बोली जाएगी, या सभी लोगों को बोलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि भाई जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है ना, नॉर्थन साइड है, तो नॉर्थन साइड में ज्यादातर हिंदी चल जाती है, ठीक है ना। आपका ये जैसे कि अगर यहाँ पे हो गया, हिमाचल हो गया, इस साइड हो गया, उत्तराखंड हो गया, अब मिड वाले एरियाज हो गए जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब वगैरह, इन सब में हिंदी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो ईस्ट है, आपकी पूर्वोत्तर की साइड के राज्य जैसे कि असम हो गया, मेघालय, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी एरियाज में हिंदी चल पाती थी, यहाँ के लोग हिंदी नहीं बोल पाते। और ऐसे सेम हाल जो है साउथ का है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हाँ ये कह सकते हैं राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है ज्यादा बोलने वालों की पॉपुलेशन है वो हिंदी ही है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादातर पॉपुलेशन ना आपकी उन्हीं की आएगी जो हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए ये हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या गया कि जो फ्रेंच है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये सब चीजें कब हुई, ये 6 बदलाव कब हुए, जब फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई, या कह लो कि फ्रांस में जब संविधान लागू हुआ, ये सब 6 चीजें बदलाव हुई जो कि आप स्क्रीन में देख चुके हैं, ठीक है ना। अब 1804 की नागरिक संहिता क्या थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। तो 1804 में जो है नागरिक संहिता जो है वो लागू की थी, वो नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। पहली बात, ये एग्जाम में आपकी नेपोलियन संहिता भी आ सकती है और आचार संहिता भी आ सकती है, सॉरी नागरिक संहिता भी आ सकती है। यह मूल रूप से कानून के समक्ष समानता पर आधारित अवधारणा है, इसकी मुख्य विशेषता है। अब ये इनको हाईलाइट कर ले ढंग से, यह ऑलरेडी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, ठीक है। सब इनकी बात करेंगे, ये जितने भी दे रखी है यहाँ से लेकर ये आप इनको मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो आपकी नागरिक संहिता है, या फिर इसको नेपोलियन संहिता कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में। अब बात करते हैं क्या है, पहला इसकी क्या है, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। आपको जैसे पता है कि एक डायलॉग है कि भाई राजा के बेटा राजा बनेगा, है ना। अब चाहे वो उसका बेटा राजा बनने के लायक हो या ना हो, उसको पावर राजा वाली ही दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्या आचार संहिता जैसी आई है, नेपोलियन संहिता जैसी आई थी, तो इसने क्या कर दिया, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें ये बताया गया है कि भाई नेपोलियन जैसी आया, उसने क्या कर दिया, भाई जो जन्म पे बेस जितने भी पावर्स हैं वो सब ने क्वालिटी, यानी कि अगर जिसकी एबिलिटी होगी, जिसको जनता चुनेगी, जिसके अंदर वाकई में वो राजा वाले गुण होंगे, वही राजा बन सकता है, ठीक है ना। तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए गए। भाई जन्म से आपको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, आपको चीजें कमानी पड़ेंगी खुद, ठीक है। नेक्स्ट, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को
अधिकार को सुरक्षा किया गया, या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। अब क्या है कि कानून के समक्ष समानता है, सभी को पता है कि भाई कानून के लिए सब बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर उसने किसी ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, कानून के सब समक्ष सब बराबर होंगे, ये कहा गया। और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया कि भाई कोई भी किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता, जिसके पास जिस प्रकार की संपत्ति है वो उसी की रहेगी। पहले के टाइम पे था कि जैसे कि हमारे जो जमींदार थे या बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे, वो क्या करते थे, वो बेसिकली छोटे लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, तो जितनी संपत्ति हो सकती है उसको ग्रैब कर लेते थे। तो ये चीजें सुरक्षित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, ये दूसरा बदलाव था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, और जो आपके प्रशासनिक विभाजन थे, यानी कि जो प्रशासन होता है, जैसे कि मान लिया जो आपकी कानूनी व्यवस्था है, किस तरीके से सरकार चलती है, कौन किस लेवल पे, जैसे कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री है, फिर क्या कहते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे आपके ये सीएम वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कह रहा है कि उनसे नीचे भी जैसे कि आपके इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए। तो इसी तरीके से प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया कि मतलब जितना हो सके कॉम्प्लिकेटेड किया गया कि भाई हाँ, ये तुम्हारे अंडर काम करेगा, उसके अंडर वो काम करेगा, आप जो है वो अपने से बड़े अफसर को रिपोर्ट करोगे, वो बड़ा अफसर उससे बड़े अफसर को रिपोर्ट करेगा। बस आप अपनी पावर से ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते, जितना आपको अधिकार दिया गया उतना ही यूज करोगे। ये इसमें कहा गया, विभाजन कर दिया गया, बांट दिया गया, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसको ये भी लिख सकते हो आप। लास्ट के 3 है, क्या है, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब देखो सामंती व्यवस्था होती क्या है, पहले वो समझ लो। सामंतवाद, सामंतवाद का मतलब है फेडरलिज्म, ठीक है ना। जो फ्लूड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से भूमि का टुकड़ा, ठीक है ना। ये एक वर्ड है जिसको फ्लूड बोला गया था, जो कि जिसका मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। पहले क्या काम था कि भाई जो बड़े बड़े लोग थे जमींदार, वो छोटे लोगों से जमीन खरीद के फिर उसी जमीन पे उन्हीं लोगों से काम करवाते थे, अब बदले में उनको थोड़ा बहुत दे दिया, बाकी सब अपने पास रख लिया। दैट इज कॉल्ड सामंती या सामंतवाद, जिसको बोलते हैं, फेडरलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों था, बेसिकली अमीर बनने के लिए, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था थी जो अमीर और गरीब को गरीब बना देती। क्योंकि क्या करते थे, छोटे लोगों ने जमीन खरीदी और उनकी जमीन पे उन्हीं से काम करवा लिया, ठीक है, और वो साल भर पूरी उम्र उसी पे काम करते थे, ठीक है ना। तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो जब ये नागरिक संहिता लागू की गई तो सामंती व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों की समाप्ति कर दी गई। देखो क्या है, जो किसानों के भू दासत्व, जैसे कि क्या था, पहले के किसान जो थे वो एक तरीके से टैक्स देते थे अपने, जैसे कि फसल हो गया, मैंने फसल उगाई और जो मेरा किंग है वो मेरे से उसका टैक्स लेगा, ठीक है, 10% जितना भी उसको चाहिए वो लेगा था, ठीक है। तो ये चीजें ना किसानों को देनी पड़ती थी, और टैक्स कभी बढ़ता था कभी घटता था, तो ये फिक्स नहीं था कुछ। तो कहने का मतलब क्या है, इससे क्या था कि उनकी जो रोजी रोटी है या जो इनकी इनकम है वो खतरे में होती थी। इसी को बोलते हैं किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों की समाप्ति, जो भी टैक्स वगैरह लगा गया था, यानी कि जो हमारे ऊपर जो पड़ा है, जैसे कि मान लिया मैं किसान हूँ, तो मेरी कोई देख रेख जो है वो कोई बड़ा अफसर कर रहा होगा, तो उसकी सैलरी को भी मुझे, यानी कि उसकी सैलरी का जो टैक्स है वो मुझसे ही लिया था, उसको राजा नहीं देगा, सैलरी वो हमसे ही बना के देगा। दैट इज कॉल्ड जागीरदारी शुल्कों की समाप्ति। ये सब कर दिया गया फ्री। और लास्ट लाइन कह रहा है कि शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। देखो शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा गया। अब क्या था, शहरों में क्या था, अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई थी, जो कि अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई थी, जो कि क्या करते थे, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से इकट्ठा करके उनपे वो करते थे, एक तरीके से नियंत्रण करते थे। मान लिया मेरे अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर मेरा कोई जूनियर होगा उसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे होंगे, उसका कोई जूनियर होगा उसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे होंगे। तो इस व्यवस्था से क्या कर दिया गया कि हर कोई ना छोटे लोगों पे जुल्म ढाना शुरू करता था। ये ऐसी ही व्यवस्था फ्रांस में भी थी। तो क्या कर दिया, शहरों में जो कारीगर थे, कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। अब जैसे कि अलग अलग कारीगर है, जैसे 10 कारीगर है, ठीक है, 10 कारीगर किसी एक के अंडर में काम करेंगे, 10 कारीगर किसी एक के अंडर में काम करेंगे। तो जो मेन पर्सन है ना, वो जो है वो इन पर नियंत्रण करता है, जैसा चाहे इनको उस तरीके से चलाएगा। जैसे कि अभी क्या है, अभी आप किसी ऑफिस में काम करने जाते हो या वर्क करने जाते हो, तो बेसिकली आपके 8 घंटे तय है कि अभी आप 8 घंटे से ज्यादा कोई और नहीं ले सकता। अगर वो बाय चांस ले भी रहे ना, तो आप उसमें आपकी मर्जी पूछी जाएगी और प्लस उसका आपको ओवर टाइम यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, तो ये व्यवस्था यहाँ पे खत्म की गई कि भाई जितने भी कारीगरों पे नियंत्रण थे उन सबको फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा, ये हमारा भी स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, ठीक है ना। मैं जो है नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए, ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते वरना आप बोरियत फील करोगे। तब तक के लिए ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है।
और अगर आपको वीडियो ये वाली ऐसी इस टाइप से वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।